हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि आज हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक विच आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ एटम्स के बारे में समझ लेते हैं। एटम्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के। डाल्टन्स थ्योरी को थोड़ा सा आप याद करिए कि डाल्टन्स ने क्या बताया था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके बेस पर ही हम यहाँ आयंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो एटम्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एटम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं, पी फॉर प्रोटॉन एंड पी फॉर पॉजिटिव, याद रखिएगा, पॉजिटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जितना संख्या है उतना ही आपके प्रोटॉन की भी होगी। अब अगर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी नॉर्मल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाए एक नॉर्मल एटम से, तो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा एटम में। और अगर डिक्रीज हो जाए इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया नॉर्मल एटम की बजाय तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा किसी भी एटम पर। और अगर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम सोडियम एटम से बहुत इजीली समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम, यहाँ पर सोडियम एटम, और ये है हमारा सोडियम आयन। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। तो सोडियम एटम में, नॉर्मल सोडियम एटम जब है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या यहाँ पर देखिए इक्वल है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा इस सोडियम एटम से तो ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10 और प्रोटॉन एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन थे 11 और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 10। तो जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो वो अपने आयोनिक फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एक चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयंस क्या होते हैं कि आयंस चार्ज्ड आयंस एटम्स होते हैं। चार्ज एटम्स कह सकते हो या ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं आयन। सो आयन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और यू कैन से द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो क्लियर हो गया बच्चों कि आयंस क्या है। एटम्स जो भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
आयंस कहते हैं। अब ये चीज़ बताइए कि आयंस क्यों बने, क्यों आयंस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एटम से आयन कैसे बन गया? बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब भी किसी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिक्रीज होगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी। तो ये जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एटम्स में, उसके दौरान ही हमारे आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो एटम, यहाँ पर सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और सोडियम आयन बन जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज हटा दिया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम आयन को देखें तो आयन्स हमारे कितने टाइप के हो गए, दो तरीके के। एक तो हमारे आयन कैटायन और दूसरे हमारे एनायन। कैटायन क्या हो गए, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज आपका होता है, और एनायन क्या हो जाते हैं, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज एटम हो गए हमारे एनायन और पॉजिटिव चार्ज हो गए हमारे कैटायन। कैटायन यानी कि आपके पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और एनायन, जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, उन्हें हम एनायन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज एटम को हमने क्या बोला, एनायन, क्योंकि कैटायन और एनायन इलेक्ट्रॉन्स के डिक्रीज और इंक्रीज के बेस पर ही हमने इनको देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कैटायन और एनायन के। सपोज सोडियम की तो मैंने आपसे बात करी थी, अब कैटायन और एनायन भी हमारे, सोडियम की हमने आपसे बात करी थी, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव, किस तरीके से ये आएगा ये भी मैं आपको भी समझाती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कुछ आयंस लिखे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो लिखे हैं मैंने, ये तो है हमारे कैटायन, क्योंकि इस पर क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और ये है हमारे एनायन, क्योंकि इस पर हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो कैटायन और एनायन। अब कैटायंस कैसे बने कि जब इनमें से ये जो भी एटम है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनके एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उतना ही उस पर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम, तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं किसी भी एटम ने ड्यूरिंग रिएक्शंस तो आपके कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर -3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हमने सोडियम से तो समझ ही लिया था। अब हम कैल्शियम में किस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं कैटायंस हमारे, यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में क्या था, सोडियम की अगर हम बात कर रहे थे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहा था। सोडियम को मैंने आपको बताया था कि सोडियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 11। और अगर मैं इसके यहाँ पर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की संख्या भी लिख दूँ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अब आप कहोगे कि जी ये पॉजिटिव ही क्यों बने, ये नेगेटिव क्यों नहीं बने, और या तो फिर ये नेगेटिव ही आयन क्यों बने, ये पॉजिटिव क्यों नहीं बने। कब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक्सेप्ट करता है और कब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
ये हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेस पर डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम आयंस पढ़ रहे हैं तो कब वो पॉजिटिव आयन होगा, कब नेगेटिव आयन होगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ये फंडा भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम में जो होता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 11। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर हम बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281, तो आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं होता तब तक कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट ना हो जाए। आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये आपकी स्टेबल हो जाएगा, तब तक ये स्टेबल नहीं है, यानी कि इसको यहाँ पर ये नीड है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका चला जाए तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर एक यानी कि अधिक है, यानी कि ये कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे। और जब एक इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और कैल्शियम पर हमारा आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 20। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्यों ये डबल पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर देखिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी क्या टेंडेंसी होती है किसी भी एटम में, क्योंकि वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए जितने भी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट अनकम्प्लीट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जबकि नोबल गैसेस होती है उनका चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है इसीलिए फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, यानी कि हम उसे कहते हैं कि वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं जो फ्री स्टेट में है, यानी कि ये कोशिश करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं क्योंकि इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज हो जाएंगे तो इस पर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज इसका निकल गया तो यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पर हम इजीली इसको समझ पा रहे हैं। सॉरी, इसको 288 और 2 होता है इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 283, 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। अब इसके आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो यानी कि ये कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएं और ये स्टेबल हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि जब रिएक्शन होगी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा एल्युमिनियम आयन, और यहाँ पर एल्युमिनियम एटम रिलीज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम आयन में कितना चार्ज आ जाएगा, ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा एल्युमिनियम आयन। तो किसी भी आयन में पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये तो समझ आया कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जितने रिलीज करेगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अनकम्प्लीट है, और जितने यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, अनकम्प्लीट जो ऑर्बिट है, उतने ही इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम रिलीज करेगा अपने आयोनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया कैटायन कैसे बने। और अब हम समझते हैं कि एनायन कैसे बनेंगे। अब बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, एनायन में क्या होगा, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एनायन पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज हमारे आयंस होते हैं वो एनायन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखे हुए क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें हमारे क्लोरीन में एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 7।
अब 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से ले लेगा और ये जो इसका आउटर मोस्ट 7 है, 7 की जगह 8 हो जाएगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक्सेप्ट करा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर आपके नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर एक नेगेटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो क्लोरीन एटम है वो आपके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उस पर 1 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ऑक्सीजन का हम जब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 6। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, जबकि होने कितने चाहिए, अगर स्टेबल होना है तो 8 होने चाहिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये 8 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की। यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो इसका ये पेट फुल हो जाएगा और ये यहाँ पर आयंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि इसने एक्सेप्ट करे तो इस पर कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन सेम इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन को भी देख लेते हैं तो नाइट्रोजन में क्या 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का होता है 15, और नाइट्रोजन पर हमारा ट्राई नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आ जाता है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि इसके पास 5 तो ऑलरेडी है और 8 कंप्लीट होने के लिए इसको 3 की ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए और इस पर आ गया यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, ये किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पर ही हम ये देख पाते हैं कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि उसको स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं या तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। तो समझ आया बच्चों की कैटाइंस कैसे बने और एनाइंस कैसे बने। अब सिंपल आयन क्या होते हैं और कंपाउंड आयन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ समझते हैं कि सिंपल आयन क्या है और कंपाउंड आयन क्या है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सिंपल आयन क्या होते हैं और कंपाउंड आयन क्या होते हैं। सिंपल आयन क्या होते हैं कि जिसमें सेम टाइप के जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, वो ज्वाइन होते हैं, सेम आयन्स कंबाइन टुगेदर। जब सेम तरीके के आयन्स हैं वो कंबाइंड होंगे तो क्या बनेंगे, सिंपल आयन बन जाएंगे। जैसे कि हमारे सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, एल्युमिनियम आयन हो गया, इस तरीके से। या फिर हमारा यहाँ पर क्लोराइड तो मैंने बोल दिया था आपको, सॉरी, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम भी बोल दिया, कैल्शियम हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से जो भी आयंस हमारे सिंगल आयन से, जो भी सेम टाइप के आयंस हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिंपल आयन। और जो हमारे कंपाउंड आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड आयन में डिफरेंट टाइप के आयंस यहाँ पर कंबाइंड होते हैं। सपोज अगर मैं बात करूँ सल्फेट आयन की, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ नाइट्रेट आयन की, या फिर मैं बात करूँ हाइड्रोक्साइड आयन की, अमोनियम आयन की। अब यहाँ पर देखो सिंपल आयन में क्या है, एक ही तरीके के आयंस यहाँ पर कंबाइंड होंगे। जब एक सेम तरीके के आयंस का कॉम्बिनेशन होता है तो वो सिंपल आयन होते हैं।
और कंपाउंड आयन में क्या होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के आयन्स होते हैं, वो आपस में कंबाइंड होते हैं और इनके बीच में आयोनिक जो भी कंपाउंड या आयनिक जो भी आयन्स बनते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो सल्फेट आयन, इस पर सल्फर और ऑक्सीजन दो तरीके के यहाँ पर आयंस कंबाइन करके ये सल्फर का आपका आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर ये नाइट्रेट, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो कि दो डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पर आयंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सो दीज आर कॉल्ड द कंपाउंड आयन। सिंपल आयन में सिंपल है कि सेम तरीके के आयंस जब आपके कंबाइंड होंगे तो हमारे सिंपल आयन बन जाते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड में सेम पॉजिटिवली, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आयंस इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंपाउंड आयन में टू और मोर आयंस जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। कंपाउंड क्या हो गए? these are made up of आयंस। जो भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयन से मिलकर बनते हैं तो क्या हो जाते हैं? कंपाउंड हो जाते हैं। कंपाउंड में आपके दो तरीके के आयंस भी हो सकते हैं, एक तरीके से ज़्यादा, यहाँ पर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी आपके आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कंपाउंड में एक चीज़ और देखने की, जो भी दो आयन पॉजिटिवली और नेगेटिव दो तरीके के आयन यहाँ पर इंक्लूड होंगे तब हमारा कंपाउंड बनेगा। तो जितने पॉजिटिव हमारे हैं आयंस उतने ही हमारे नेगेटिव होंगे और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे जुड़े होते हैं आयोनिक कंपाउंड में? जो भी हमारे आयंस होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकोवेलेंट हमारा बॉन्ड होता है या फिर हम उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कंपाउंड्स जो हमारे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड वो कैसे बनते हैं कि जब भी रिएक्शंस होती है तो कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे आयंस के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि जिनको एक को इलेक्ट्रॉन की नीड है। सपोज सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है। अब ये क्यों बना आयोनिक कंपाउंड? सोडियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर किस तरीके का फोर्स लगेगा, क्यों ये दोनों कंबाइंड हो गए? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड हम कह सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्यों? अब यहाँ पर देखो कि सोडियम में क्या था, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रह गया था और क्लोरीन में क्या था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन में थे 7 और सोडियम में था 1, यानी कि सोडियम जो है वो 1 इसको दे देगा, कंप्लीटली डोनेट कर देगा। यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड वही है कि जब वो शेयरिंग नहीं करते, जबकि कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें भी हो जाएंगे 8 और इसका भी आउटर मोस्ट फिल हो जाएगा। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ये हमारा होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली या तो डोनेट कर देता है कोई भी एटम या तो फिर कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उनमें इंडक्टिव पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, आयंस होते हैं, उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और क्यों होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए बच्चों। ओके, कोशिश करूँगी मैं कि आपके क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो कंपाउंड्स भी हमारे सिंपल कंपाउंड, सिंपल आयोनिक कंपाउंड होते हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स आयोनिक कंपाउंड भी होते हैं। सिंपल आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे, मैंने आपको बताया कि सेम तरीके के जिसमें आयंस होते हैं। कंपाउंड में क्या होते हैं, जिसमें कि 2 डिफरेंट टाइप के आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड हो गए। तो हम अपने आयोनिक कंपाउंड कुछ मैं आपको यहाँ पर नाम बता देती हूँ।
बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड के तो हैं नाम, लेकिन वो इतने सारे मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ पर, बट कुछ हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पर ये दोनों आयंस हैं। सोडियम हमारा पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। तो ये जो बना हमारा सिंपल आयोनिक कंपाउंड हमारा बन रहा है, कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है ये। पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये जितने भी आपको यहाँ कंपाउंड लिखे, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, जिनमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो एल्युमिनियम, अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम पर है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से ही आयोनिक कंपाउंड बने। बेरियम सल्फेट में देखें तो बेरियम पर है पॉजिटिव और सल्फेट पर होता है नेगेटिव। पोटेशियम सल्फेट में देखें तो सल्फेट पर हमारा होता है नेगेटिव और यहाँ पर पोटेशियम में होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो NH4 जो हमारा ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कंपाउंड्स हमारे कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड जो बॉन्ड होते हैं उनके थ्रू जो चार्ज आयन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन होते हैं, वो हमारे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड की। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे थे, ये उन कंपाउंड्स का फॉर्मूला यूनिट है। या ये पूरे जो भी हमने कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, सपोज अगर मैं सोडियम की ही बात कर लेती हूँ, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, अगर इस तरीके से मैं बात करूं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ओके। अब सोडियम क्लोराइड में इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में। तो इसकी एक यूनिट में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे और किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, फॉर्मूला यूनिट को समझ लीजिए पहले कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के एक सिंगल यूनिट में जितने यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनका सिंबल्स और उसका रेशियो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। अगर मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड की एक यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में, ये इस तरीके का सिंबल, एक सोडियम और एक क्लोरीन, जहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस का के बीच में आयोनिक कंपाउंड जो बनता है वो सोडियम क्लोराइड में बनता है। तो अगर एक हम सिंगल यूनिट देखेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। अभी मैंने आपको जितने भी कंपाउंड्स लिखे थे वो हमारे सब उसको कंपाउंड्स के फॉर्मूला यूनिट्स ही, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट्स ही हम लिखना पॉसिबल है। किसी भी कंपाउंड में तो बहुत सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो उन सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को लिखना तो पॉसिबल नहीं होता। तो हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं कि एक सिंगल यूनिट में कितने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे और कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, हम उनका सिंबल लिख देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूले भी आपको लिखने पड़ेंगे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं, आपको फॉर्मूला दिया होता है और उसका नाम भी आपसे पूछ देते हैं। अब सपोज जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रही थी अमोनियम क्लोराइड की, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। बेरियम सल्फेट की हम यहाँ बात कर रहे थे, अब इसमें ये बताइए कि कौन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन है और कौन से पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये भी कई बार पूछ देते हैं। इसका नाम भी पूछ देते हैं एग्जाम में
कि ये लिखा हुआ है जी, इसका ये किसी भी आपके कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास लिखा है। ये किस कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास है, यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम भी पूछ देते हैं और इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज आपका आयन है और कौन सा नेगेटिव चार्ज आयन है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसमें ये तो है NH4 जो हमारा लिखा हुआ है, ये तो है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड हमारा है नेगेटिव आयन, यानी कि अमोनियम हो गया हमारा क्या है, अमोनियम पॉजिटिव और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट में क्या, बेरियम क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर आयन है बेरियम हमारा, और सल्फेट क्या है हमारा यहाँ पर, नेगेटिव आयन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये नाम तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, कैल्शियम हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो नेगेटिव है। अब पोटेशियम क्लोराइड में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम पॉजिटिव है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम आयंस बता देते हैं, लेकिन इसका भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सब हमारे एल्कलाइन मेटल, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे मेटल हैं वो सब हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जितने भी नॉन मेटल हैं वो मोस्टली हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये आपका बेरियम, कैल्शियम और पोटेशियम, और नाइट्रोजन हमारा मेटल है। तो इस तरीके से जो भी हमारे मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में भी डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आयंस क्या होते हैं, आयंस बनते कैसे हैं, कितने टाइप के आयंस हुए, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है बच्चों। तो ये सब क्लियर हो गया। अब हम आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वैलेंसी क्या होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करिएगा बच्चों। ओके, टिल देन बाय बाय।